हेलो। देखो, आज मैं कुछ अलग सा टॉपिक लिया हूँ जीएस का। इस टॉपिक को देखते हैं। कुछ दिन पहले मैं मैथ्स के 2-3 क्लासेस डाला हूँ, उसे और रेगुलर करता हूँ। मैं कुछ दिनों में करूँगा, आप लोग देखो। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ ये कुछ महीने पहले की टॉपिक है। टॉपिक है महिला आरक्षण विधेयक, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है। इस पर मैं कुछ समझाऊंगा, आखिर क्यों ऐसे ज़रूरत पड़ रहा है कि हमें एक बिल की आवश्यकता पड़ रहा है, और देश में आखिर महिलाओं की स्थिति कैसी है ये हम देखेंगे। थोड़ा विश्व में भी देखेंगे और अपने देश की स्थिति देखेंगे कि विश्व में भारत की जो स्थिति है वो कैसी है महिलाओं को लेकर करके, और महिला सशक्तिकरण में जो प्रयास किए गए हैं भारत के द्वारा, कब से प्रयास किया गया है और कितना प्रयास किया गया है, ये थोड़ा सा स्थितियों को हम देखते हैं, है ना। देखो, ये बिल के बारे में नॉर्मली हम जानेंगे जो हमारे पास 2021 में आया हुआ था, जून में लोकसभा में इसको लाने का प्रयास किया जा रहा था 2021 में। लेकिन इससे पहले भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रयास किया गया है। उन प्रयासों को थोड़ा सा हम एक स्टेप वाइज देखते हैं, और स्टेप वाइज देखने के बाद थोड़ा हम क्लियर करते हैं कि ये मुद्दा अभी थोड़ा सा गरमाया हुआ था जून महीने, जुलाई महीने में। ठीक है, देखो, सबसे पहली बार भारत में महिलाओं की जो स्थिति है इसके बारे में जो आकलन किया गया था वो इंदिरा गांधी के सरकार में एक रिपोर्ट दिया गया था कि महिलाओं की स्थिति भारत में आखिर है कैसी। तो सबसे पहली बार महिलाओं की स्थिति का आकलन जो है वो 1974 में, यानी इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, एक सरकार के समक्ष इनकी स्थिति को पेश किया गया था। संसद में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठ रहा था, जो 1974 में जो महिला आरक्षण को लेकर करके, नॉर्मली हम उस समय नहीं कहेंगे कि महिलाओं की स्थिति के लिए आरक्षण की मांग की गई थी, लेकिन जो पहली आकलन स्थिति थी उसमें यह देखा गया था कि भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है और उनका प्रतिनिधित्व जो है सभी स्तरों पर लगभग जो देखा जा रहा है वो बहुत कम देखा गया है। नॉर्मली इसमें जो रिपोर्ट में पेश किया गया था उसमें यह बताया गया था कि पंचायती और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण करने की बात भी कही गई थी, ताकि देश में इनकी भी उतनी ही स्थिति बरकरार रहे जितना पुरुषों का हो। हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे पढ़ते हैं, जानते हैं कि ये महिलाओं को सशक्तिकरण में लाने के लिए किस प्रकार से प्रयास किया गया है, और ये बिल भी क्या है ये भी मैं थोड़ा देखता हूं। देखो, इस प्रयास के बाद बहुत लंबा समय बीत गया, लगभग 20 साल बीत गया, और पंचायती राज व्यवस्था जब हमारे देश में लागू हुआ तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में 1993 में 73वें एवं 74वें संविधान 74th संविधान संशोधन के तहत पंचायती एवं स्थानीय निकायों में 33% भागीदारी की बात कही गई। सबसे पहली बार जो आकलन हुआ था वो 1974 में इंदिरा गांधी के काल में हुआ था, और 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि भारत का जो स्थानीय निकाय हैं और पंचायती भाग जो हैं उसमें महिलाओं का 33% भागीदारी होनी चाहिए। देखो, एक चीज तो आप जान लेना कि देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तो उससे पहले भी हम देखते हैं तो भारत में महिलाओं की स्थिति जो है वो कोई अच्छी नहीं रही है। तो फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए थे, सभी तरीके से अधिकार दिया गया महिलाओं को, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो लगभग 50 वर्ष हो चुका था आजादी का, और उस 50 वर्ष में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण पंचायती स्तर पर और स्थानीय निकायों के स्तर पर 33% आरक्षण की बात कही गई थी। अब देखो, इसमें यह भी कहा गया था कि आगे के वर्षों में इसे संसद से पारित करके एक मूल संविधान के रूप में भी देखा जाएगा। अब देखो, एक क्रम सा लगा पड़ा है, 1993 से ही संसद के दोनों सदनों में पारित करने का प्रयास में लगा हुआ है देश हमारा।
कुछ पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन आज तक ये संभव नहीं हो पाया है कि इस आरक्षण बिल को पारित किया जाए। तो इस स्थिति में हम और देखते हैं, जब 93 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में यह बात रखी गई, तो उसके जस्ट तुरंत ही बाद 1996 में 1996 में इस आरक्षण विधेयक बिल को एच.डी. देवगौड़ा, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में 81वां संविधान संशोधन का रूप धारण करके लाने का प्रयास किया गया। लेकिन आपको अगर याद होगा तो देखिएगा 96 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार जो है वो बहुत जल्द ही अल्पमत में आ गई और लोकसभा में यह पारित नहीं हो पाया। ये कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पेपरों में आता है कि महिला आरक्षण विधेयक बिल आखिर है कौन सा। तो 81 नंबर का जो संविधान संशोधन है, जो 1996 में सबसे पहली बार संसद के सदन में पास करने के लिए पेश किया गया था, और वो एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में थी। लेकिन ये पास नहीं हुआ क्योंकि एच.डी. देवगौड़ा का जो काल था वो अल्पमत की सरकार रहने के कारण ये पास नहीं हुआ। फिर से प्रयास किया गया 1998 में, सेम कंडीशन था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इस समय भी इनकी सरकार गठबंधन की सरकार थी, तो वह भी इस बिल को पारित नहीं करवा पाई और यह बिल फिर अधर में अटका रह गया। उसके बाद 99 में, 2000 में, 2003, 2008 में भी पास हुआ, लेकिन यह लोकसभा में पारित नहीं हुआ है बिल। अगर हम आगे देखते हैं तो 2010 में इसमें कुछ सफलता मिली, जिसे हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में इसे पास कर दिया गया। राज्यसभा में पास हुआ तो लोगों का उम्मीद एवं महिलाओं को भी एक तरीके से हम उम्मीद कह सकते हैं कि थोड़ा जगह होगा कि शायद अब यह आरक्षण का मुद्दा जो है वो महिलाओं को कुछ मदद पहुंचाएगी और लोकसभा से भी पारित हो जाएगी। लेकिन 2010 में भी यह लोकसभा में पारित नहीं हो पाई, और अगली बार जब 15वीं लोकसभा प्रारंभ हुआ तो यह स्वतः ही ये जो बिल था, वो जो बना हुआ था ये वाला 1993 का, यह समाप्त हो गया और फिर से एक नए बिल के तर्ज पर भारत में प्रयास किया जाने लग गया कि महिलाओं को भी कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आखिर देखो एक पॉइंट बन रहा है, रिजर्वेशन क्यों, आरक्षण क्यों, रिजर्वेशन क्यों, आरक्षण क्यों, ये देश में बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। रिजर्वेशन और आरक्षण हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो पंचायती राज व्यवस्था में हैं, महिलाओं की स्थिति 50-50% की होती है कहीं पर भी देश में अगर हम देखते हैं तो। लेकिन अगर वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर उठ करके बराबर की भागीदारी नहीं करते हैं तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे देश का विकास तभी संभव है जब देश में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी विकास संभव है। तो संभव हो, आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए के लिए बात की जा रही है कि इसमें महिलाओं का भी पदार्पण हो और उसके बाद उनको भी कुछ फायदा हो। देखो 2018 में इसके लिए जो बात कही गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, कांग्रेस ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि मैं इस बिल का समर्थन करूंगा। 2018 में कांग्रेस का समर्थन हुआ, लेकिन फिर भी यह बिल पारित नहीं हो पाया है। अब देखो बहुत लंबा टाइम सा लगा है, पहली बार आजादी के लगभग 25-30 वर्षों के बाद तो पहली रिपोर्ट ही पेश हुई थी कि महिलाओं की स्थिति थोड़ी खराब ही है एक तरीके से। उसके 20 वर्षों के बाद अगर हम देखते हैं तो थोड़ा पंचायती भाग में और स्थानीय भागों में लोगों के पास थोड़ा सा छूट सा मिला कि 33% आरक्षण हो। लेकिन देखो 93 से लेकर करके बीच में बहुत बार लोकसभा में यह पेश किया गया है, लेकिन अल्पमत की सरकार होने के कारण ये नहीं पास हो पाया है। 2018 में भी कांग्रेस का समर्थन का आश्वासन दिया गया, लेकिन फिर भी देश में पारित नहीं हुआ। अगर हम अपनी देश की सभी राज्यों की स्थिति देखते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति देखते हैं तो उसमें भारत का पहला ऐसा राज्य है
जहां के सांसद जो हैं वो 1/3 सांसद जो हैं वो महिलाएं हैं, और वो उड़ीसा है। देखो, हाल में बीजू और तृणमूल कांग्रेस ने भी विधेयक को लाने की बात की है। बीजू जो है उड़ीसा की पार्टी है, बीजू जनता दल कहते हैं, उड़ीसा की पार्टी है। इसमें 21 सांसदों में से 21 सांसदों का है ये क्षेत्र, जिसमें से 7 सांसद जो हैं वो महिला हैं। देखो, यहां पर एक चीज है, 7 सांसद जो हैं वो महिला हैं, तो इनकी भी मांग रही है लोकसभा में, और इनका भी एक समर्थन रहा है कि अगर संसद में इस बिल को लाया जाए तो लोकसभा में हम इसे पारित करेंगे और महिला आरक्षण बिल पारित हो जाएगा। देखो, प्रयास किया गया है, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा भी किया गया है। तृणमूल कांग्रेस तो कहता है कि पूरे देश में महिलाओं, बीजेपी में जो सांसदों का संख्या है वो उसमें मात्र 14% की जनसंख्या जो है वो महिलाओं का है, और बाकी का जो 86% है उसमें पुरुष है। तो इतना बड़ा अगर गैप रहता है देश में, तो कहीं ना कहीं हम यह आंक सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत कम हुई होगी। देखो, अगर यह बिल आता है तो क्या फायदे होंगे, इन चीजों को अगर हम देखते हैं कि बिल की मांग क्यों हो रही है और बिल आने से क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बन सकती हैं। अगर यह राजनीतिक जीवन में जी रही हैं तो कानूनन अनुकूल परिवेश का निर्माण करेंगी और महिलाओं को ऊपर उठाने में कुछ कानून बनाएंगी, कुछ परिवेश उनका अच्छा होगा, जिससे क्राइम रेट वगैरह में भी बहुत कमियां आ सकती है। आर्थिक स्थिति से भी मजबूत होगा। हम इस पॉइंट को जो देखे हैं, आर्थिक स्थिति से मजबूत होगा, तो एक मैं रिपोर्ट यहां पर बता रहा हूं जो पेश किया गया है। ये ग्लोबल है, यूएन का वुमेन 21 रिपोर्ट है। उसमें यह पेश किया गया है कि भारत में महिलाओं का जो वेतन है वो पुरुषों के कंपैरिजन में 1/5 भाग ही मिल पाता है। 1/5 भाग ही मिल पाता है, अर्थात अगर पुरुष को 100 रुपये मिलते हैं तो महिला को मात्र 20 रुपये मिल रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से महिला की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। लेकिन अगर यह बिल पारित होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल में 50% स्थान दे दिया जाए, क्योंकि किसी भी देश के नागरिक में अगर इक्वलिटी देखते हैं, समानता देखते हैं, तो 50-50% होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं भी प्रेशर वाइज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर होता है, ठीक है, 30% हो, 40% हो, 35% हो, कुछ भी हो, तो उनकी स्थिति में सुधार आएगा। जो उनके वेतन में जो ये अंतर है, इस अंतर को वो कम करेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी महिलाओं की। पहला एक चीज है, हम लोग जो है ना पितृसत्तात्मक तौर पर रहते हैं भारत में, तो पारिवारिक मामलों में वो कठिन परिश्रम करती है, ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन उनका ओहदा जो है वो पुरुषों से कम आंका जाता है। लेकिन अगर कुछ सांसद के रूप में और कुछ उच्च पदों पर अगर महिलाएं आना शुरू हो जाती हैं, तो उनका भी क्या है, पारिवारिक रूप में संरक्षण अपने आप प्रदान हो सकता है, यानी वो स्थिति में सुधार ला सकती है। देखिए, मैं आज के टॉपिक नॉर्मली जो है वो महिला सशक्तिकरण से लेकर के बढ़ रहा था, महिला सशक्तिकरण पर बनाने वाला था। लेकिन मैं इन टॉपिकों को इसलिए रख रहा हूँ, इन पॉइंट्स को इसलिए रख रहा हूँ कि किस प्रकार से एक समाज का निर्माण होगा और महिला किस तरीके से एक समाज के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान निभाएंगी। अगर महिलाओं की स्थिति हमारे देश में खराब है और उसमें अच्छा लाने में प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हम देश में और विश्व में बहुत ही पीछे रह जाएंगे। हमारे देश का विकास तभी संभव है जब हमारे देश के नागरिकों में समानता का बोध हो, खास करके पुरुष और महिलाओं में। पैतृक जो पितृप्रधानात्मक जो हमारा समाज है, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी तो महिलाओं का सामाजिक रूप से भी मजबूत स्थिति प्रदान होगा और वह भी कदम से कदम मिलाकर करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज
हम देखते हैं भारत में कि महिलाओं के प्रति आपराधिक मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर महिलाओं की संख्या विधायकों के रूप में या सांसदों के रूप में बढ़ती चली जाती है तो कहीं ना कहीं हम इस अपराध में कमी को देख सकते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट बन रहा है हमारे लिए महिला आरक्षण विधेयक, ये आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कितना इंपॉर्टेंट बन रहा है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के विकास के लिए। देखते हैं, महिला पुरुष की समानता में वृद्धि होगी और महिलाओं की क्षमता में वृद्धि होगी, और महिलाओं की क्षमता में अगर वृद्धि होती है तो समाज जो है वो ज्यादा सुदृढ़ होगी और सशक्त बनेगी। देखो, इन चीजों को, इन पॉइंट्स को जो मैं बताया हूं, इन पॉइंट्स को देखते हैं तो हम कुछ कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं। नॉर्मली अब हम इसमें देखते हैं, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, यूएन का वुमेन रिपोर्ट आया है 2021। यूएन है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन का वुमेन रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि महिलाओं को सशक्तिकृत बनाने के लिए, यानी कि महिलाओं को सशक्तिकरण में जो पिछले 25 सालों से प्रयास किया गया है पूरे विश्व में, उन 25 वर्षों के प्रयास को एक तरीके से तहस नहस सा कर रख दिया है कोरोना पैंडेमिक, जिसे कोविड-19 भी कहा जा रहा है। इससे तो सब भली भांति परिचित हो गए। तो इस पे रिपोर्ट में दिया गया है, वुमेन रिपोर्ट में बताया गया है कि जो पिछले 25 साल में विश्व में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिला है, वो सुधार जो है एक तरीके से समाप्त सा दिखने से लग गया है। देखो, मैंने जो ये रिपोर्ट बताया है 2021 का रिपोर्ट है, और 2020 पूरी तरीके से प्रभावित है पूरा विश्व कोरोना के कारण। देखो, अगर हम ऐसे कुछ पॉइंट्स को और लेते हैं तो और देख लेते हैं, विश्व का सबसे पहला लोकतंत्रात्मक देश और जहां संविधान लागू हुआ, और 4 मार्च 1789 को यहां पर एक वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के पद पर एक महिला को पदासीन होने में 200 वर्ष लग गए। जो देश कहता है कि हम समानता का परिभाषा देते हैं, विश्व में सबसे सफल लोकतंत्र की परिभाषा बताता है, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बताता है, उस देश में भी महिला की स्थिति जो है वो कुछ अच्छी नहीं रही है। ये 200 वर्षों का समय लग गया है वहां भी एक महिला उपराष्ट्रपति बनने में। राष्ट्रपति तो कोई बना ही नहीं है। ये तो हम अच्छे हैं, थोड़े से एक सफल लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। भले ही एक अभी देश में आवरण सा बन गया है कि लोकतंत्र मर रहा है हमारा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लोकतंत्र नहीं मर रहा है। वो कभी और टॉपिक पर आएंगे कि लोकतंत्र मर रहा है या जिंदा है, या फिर अपनी जवानी में चल रहा है, क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे लोकतंत्र का। लेकिन हम अगर भी यूएन के मुद्दे पे हैं, अभी महिलाओं के मुद्दे पर हैं, तो महिलाओं का विश्व में जो स्थिति है उस मुद्दे पर हैं। नेक्स्ट एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का स्थान जो है 156 देशों में, महिलाओं को लेकर करके मैं बता रहा हूं, पूरी पॉइंट महिलाओं पर चल रहा है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के चल रहा है। तो पूरे 156 देशों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है कि भारत की जो स्थिति है 140वें स्थान पर है। और इसमें तो इतना तक लिख दिया गया है, कह दिया गया है कि भारत में महिलाओं की जो स्थिति है बांग्लादेश की महिलाओं से भी खराब है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये कुछ उच्च प्राइवेट संस्थानों में या कुछ उच्च सरकारी पदों पर तो हैं, कुछ हैं, बहुत कम हैं, लेकिन फिर वो अपनी संस्था में या फिर वो अपने दफ्तर में तो काफी उच्च पदों पर हैं, बहुत सम्मानित पद पर हैं, लेकिन जब वो
अगर हम उनका घरेलू स्थितियों को देखते हैं तो वहां पर आकलन से पता चलता है कि वह कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट दिया है वुमेन्स पर लेकर करके, तो उसमें भारत का स्थान जो है 156 देशों में 140वां स्थान दिया है। इवनली अगर पिछले साल का ये रिपोर्ट देखते हैं तो भारत का स्थान 28 जो है वो 28वां पायदान नीचे की तरफ चला गया है। यानी पिछले साल या उसके पिछले साल की स्थिति को हम देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति भारत में कुछ अच्छी थी, जबकि 2021 में जनवरी में जब एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफी नीचे देखा गया है। देखो, अगर हम देखते हैं तो जब तक हमारे सांसद और विधायक, राज्यों में विधायक और देश में सांसद, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों में महिलाओं की संख्या अगर नहीं बढ़ती है तो वहां पर हम नहीं कह सकते हैं कि देश में महिलाओं के साथ अच्छी स्थिति है। अगर हम देखते हैं कुछ और 2019 का एक डाटा मैं ले रहा हूं, 2019 में महिला मंत्रियों की जो प्रतिशतता थी हमारे देश में, महिला मंत्रियों की जो प्रतिशतता थी वो 23.1% थी। 2019 में महिला मंत्रियों की जो प्रतिशतता थी वो 23.1% थी, लेकिन जबकि 2021 का एक रिपोर्ट है तो महिलाओं की संख्या जो है वो 9.1% रह गई है। अर्थात बढ़ने की हम आशंका जता रहे थे कि महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। क्यों हम कह रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं? 25 साल का जो हमारा प्रयास है वो समाप्त होने जा रहा है। क्यों कह रहे हैं? इस डाटा से आप समझ सकते हैं। अगर इस गति से हम गिर रहे हैं, 2000 से लेकर 2019 की स्थिति को देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति जस्ट उल्टा था, यानी 9% से 23% तक पहुंचा था। अगर उस स्थिति को हम आंकते हैं तो दक्षिण एशियाई देशों में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे दक्षिण एशियाई देशों में कहा गया है इस रिपोर्ट के द्वारा कि लगभग 200 वर्ष लग जाएंगे महिलाओं की स्थिति को 50-50% की समानता लाने में। यहां तक कि जो हम काफी विकसित देश कह रहे हैं, पश्चिमी यूरोप हम कह रहे हैं, काफी विकसित देश हैं जहां पर समानता को प्रदर्शित किया जा रहा है, उन देशों में भी ये बराबर नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि एक बिल ऐसा लाया जाए जिसमें 50-50% दे दिया जाए आरक्षण, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ आरक्षण ऐसे दिए जाएं ताकि ये कुछ समानता की तरफ बढ़े। उन पश्चिमी देशों में भी एक आकलन से बताया जा रहा है कि अगले 60 वर्ष लग जाएंगे समानता के स्तर पर आने में, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में। हमारे देश में अक्सर यह बता दिया जाता है कि यहाँ पुरुष प्रधान सरकारें बहुत पहले से रही है, चाहे राजतंत्रात्मक हो या वर्तमान का भी हम आंक लेते हैं तो, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। विश्व के पश्चिमी देशों में, जो आप आज के समय में काफी विकसित देश माने जाते हैं, उन देशों में भी यह स्थिति कुछ ऐसी ही है। ये रिपोर्ट जो है वो 2021 में पेश किया गया था। नॉर्मली जो ये था, मैं जो पॉइंट ले रहा था, अभी जेंडर फोरम आया है, एक रिपोर्ट आया था जून जुलाई में, विश्व में महिलाओं की स्थिति और अनुपातिक स्थिति, उनकी संख्या कैसी है या उनका विकास कैसा है, इस पर रिपोर्ट पेश की थी। तो उस रिपोर्ट को मैंने देखा था। देखो, इस रिपोर्ट को, अगर महिला सशक्तिकरण के रिपोर्ट को हम देखते हैं तो फिर हम आए महिला आरक्षण विधेयक पर कि भारत में स्थिति सुधरे, इसके लिए प्रयास किए भी गए हैं, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया है, जिसके बहुत सारे कारण थे। जिसमें हमने कहा था कि HD देवगौड़ा का अल्पमत सरकार था या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का गठबंधन सरकार था। बाद में भी 4-5 बार पेश हुआ तो ये सफल नहीं हुआ। एक 2010 में थोड़ी उम्मीद सी जगी थी, क्योंकि राज्यसभा में पारित हो चुका था, तो लगा था कि लोकसभा से भी पारित हो जाएगा। 2018 में
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा आश्वासन जब दिया गया था तो लोकसभा में लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोकसभा में ये आया नहीं विधेयक। तो अभी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ऐसा प्रयास होना चाहिए, सिर्फ उड़ीसा या तृणमूल और कांग्रेस की जो सरकार है वहां के द्वारा नहीं। मेरा मानना है कि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विधायकों एवं सांसदों के द्वारा एक पेशकश होनी चाहिए कि यह बिल भारत में पारित हो जाए, लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा का द्वारा बिल पारित हो जाए। लेकिन इस प्रयास में थोड़ा अभी हो सकता है लंबा समय लगे, क्योंकि कोरोना का प्रभाव है। अभी संसद में हम देखते हैं इसके थोड़े से कुछ और पहलुओं को। तो देखो, अभी का जो संसद है वो पूर्ण बहुमत की सरकार हम कह सकते हैं कि बीजेपी की है। 353 में 303 तो बीजेपी है। तो कोई भी विधेयक को देखो, आज कोई भी काम इतना जल्दी क्यों हो जा रहा है, ये हम थोड़े से क्वेश्चन पे भी चलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर सत्ता में बिना गठबंधन वाली सरकार होती है तो वो कोई भी काम को आसानी से करवा सकती है। तो ऐसा अगर मांग रखा जाए राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, बीच बीच में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने हाथ खींच लिया, जिसके कारण 2010 में भी उम्मीदें थी, लेकिन 2010 में सपा वगैरह जैसी पार्टियां जो थीं, बसपा, ये सारी पार्टियों ने इस पर अपना मत खींच लिया था। नहीं तो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि 2010 में पारित हो सकता था। लेकिन अभी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार कहिए या फिर एनडीए की सरकार कहिए, ये पूर्णतः सरकार में है, सर्वमत से सरकार में है। तो यह विधेयक अगर अभी के समय में लोकसभा में लाया जाए तो उम्मीद से यह बताया जा सकता है कि लागू हो सकता है। देखो, आज मैंने इतनी ही टॉपिक को रखा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक रखेंगे। ट्रिगो की जो क्लास मैं दे रहा हूँ वो थोड़ा 2 दिन छूट गया है। मैं नेक्स्ट क्लासेस में एक थोड़ा सा आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा, लगभग 40 मिनट का, जिसमें उसके कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। आप लोग थोड़ा सा देखो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करो, थोड़ा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉम्पिटिटिव जॉब्स के लिए, है ना। थोड़ा शेयर करो ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि मैं नेक्स्ट वीडियोस डाला करूँ। ओके, थैंक्स। वंदे मातरम।